किसके बारे में बात करेंगे? मैनुअल अकाउंटिंग। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके बारे में? मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग मीन्स जब भी बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह का वर्क हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसको रजिस्टर पर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? मैनुअल अकाउंटिंग। दैट मीन्स कॉमर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें प्रोसेस बताया था कि प्रोसेस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग, किन किन प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है मैनुअल अकाउंटिंग का। तो क्या बताया था कि सबसे फर्स्ट हम लोग किसका बात करते हैं? बिजनेस। बिजनेस क्या है वो समझना होगा, और बिजनेस में काम करने का मोटिव क्या होता है, बिजनेस क्यों करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों कर रहा है, उसका मुख्य जो मोटिव है, मुख्य जो गोल है, लक्ष्य है, वो क्या करना है? गेन प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट करना? प्रॉफिट गेन करना। कोई कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस चल रहा है तो लॉस हो जाए। मतलब बिजनेस करने का मुख्य जो गोल है, लक्ष्य है, वो है क्या करना? प्रॉफिट। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे प्रॉफिट होगा? तो टू गेन प्रॉफिट, टू मेंटेन प्रॉफिट, बी मेंटेन अकाउंट्स। हमें क्या करना होगा? अकाउंट्स रखना। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले बिजनेस में जो हम लोग काम करते हैं वो क्या होता है? ट्रांजैक्शन। बिजनेस क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, उसको मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं। और इस ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, और इस ट्रांजैक्शन को फिर एक अलग रजिस्टर पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एंड दिस इज नोन एज जर्नल। इसको क्या कहा जाता है? जर्नल। और इस जर्नल के बाद फिर क्या बनाते हैं? लेजर। तो इन सभी पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना होता है, और लेजर के बाद जो हम लोग समझते हैं दैट इज ट्रायल बैलेंस। क्या समझने की कोशिश करते हैं? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर क्या बनेगा? दैट मीन्स फाइनल अकाउंट बनता है। अब फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं? प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एक रिपोर्ट होता है, जैसे सपोज करो एक बच्चा जब 10th से 11th में जाता है तो वो 11th करता है, फिर 12th करता है। 2 साल के पढ़ाई का रिजल्ट उसको एक रिपोर्ट कार्ड होता है। 2 साल के बाद आपको क्या मिलता है? एक एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद आपको क्या होता है? कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है उसके मार्कशीट देख के पता चल जाता है। मतलब एग्जाम देने के बाद आपको बोर्ड क्या देता है? एक रिजल्ट देता है, दैट मीन्स दिस इज नोन एज मार्कशीट। एक बच्चा कितना पढ़ने में तेज है उसके मार्कशीट। तो मार्कशीट एक तरह का क्या हो गया? रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट कार्ड है। उस रिपोर्ट कार्ड से उस पूरे बच्चे का नॉलेज पता चल जाता है। एक बच्चा, मान लो कि एक बच्चे का मार्कशीट में 99% मार्क्स दिखा रहा है, और एक बच्चे का मार्क्स दिखा रहा है 60%, एक बच्चे का 40%। तो आप तीनों बच्चे का मार्कशीट देख के बता सकते हैं कि दैट मीन्स जिसका 99% आ रहा है मार्क्स, दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट होगा, वो 2 साल बढ़िया से पढ़ाई किया होगा। और जिसका 60% आ रहा है वो थोड़ा सा डाउन हो गया, जिसका 40% आ रहा है वो डाउन हो रहा होगा। दैट मीन्स कि किसी भी बिजनेस का एक रिपोर्ट कार्ड है। फाइनल अकाउंट एक प्रकार का क्या है? एक रिपोर्ट कार्ड है। पूरे साल भर में जो आप बिजनेस करते हैं, साल भर में जो भी लेन देन किया, उसका एक रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। जैसे मान लो शेयर होता है, बिजनेस में शेयर खरीदते हैं हम लोग, शेयर बेचता है, बहुत सारी कंपनियां का शेयर होता है। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर हम लोग खरीदते हैं, शेयर सुना होगा। जैसे एक बिजनेस आपको करने का मन है, आप बिजनेस में जो पूंजी चाहिए उसको करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप 2 पार्टनर 3 पार्टनर मिलकर के क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। तो अगर 2 लाख रुपया अगर बिजनेस में लगाना है या 2 करोड़ रुपया लगाना है, और 2 पार्टनर मिलकर के, कोई एक पार्टनर 40% हो गया, एक पार्टनर 60% का शेयर है, या 50-50 हो गया। मतलब शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। जैसे आप रिलायंस का शेयर लोग खरीदता है, या किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं हम लोग, तो मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है जहां से शेयर, तो शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है कि उसका हिस्सेदार बन जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम किसी का शेयर 5% खरीद लिए, 10% खरीदते हैं, दैट मीन्स आपके बिजनेस में मेरी क्या हो गया? हिस्सा हो गया। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है कि बिजनेस में लास्ट रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? अगर कोई अभी आपको कंपनी आके रिलायंस बोले कि चलो मेरे कंपनी में 5 लाख रुपया तुम लगाओ, तो क्या आप लगाएंगे?
या कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, वो अगर आपको बोला कि चलो मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाओ, हमारा बिजनेस में ये काम करना है, तो क्या आप बिना जाने हुए कि उस कंपनी का क्या रिपोर्ट है, 5 साल 4 साल से कैसा कंपनी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बिना जाने हुए क्या आप उसका शेयर खरीदेंगे? क्या उसमें हिस्सा बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? दैट मीन्स कि आप कैसे जानेंगे? मान लो कि मुंबई में कोई कंपनी है, दिल्ली में कंपनी है, उसका आप शेयर कैसे जानेंगे कि वो कंपनी ग्रो कर रहा है? तो हर कंपनी अपना जब लास्ट क्लोजिंग होता है तो उस समय अपना एक रिपोर्ट कार्ड, बैलेंस शीट बनाता है, प्रॉफिट लॉस बनाता है, और वो बैलेंस शीट उसके साइट पे, उसके नेट पे रहता है, और उसको देख के ही हमें पता चलता है कि ये कंपनी ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कंपनी ग्रो कर रहा है दैट मीन्स हमें उसमें हिस्सेदारी, उसका शेयर खरीदने में दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर हम तो अब जाकर के रिलायंस है, दिल्ली में कंपनी है, मुंबई में है, अमेरिका में कंपनी, उसको जाके उसका अकाउंट्स तो आप नहीं देख सकते। तो यहां से बैठे बैठे आपको किसी कंपनी का कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो वो तब पता चलेगा जब उसका बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट रिपोर्ट का, जैसे एक लड़का पढ़ने में तेज है कि नहीं है, उसको 2 साल में उसने पढ़ाई किया, अब वो लड़का कैसा, उसका रिपोर्ट कार्ड से ही पता। आप कहीं एग्जाम में फॉर्म भरते हैं तो क्या आपसे 2 साल का क्या पढ़ाई हुआ ये मांगता है डिटेल्स? नहीं, वो तो डिटेल्स नहीं मांगेगा। वो आपसे क्या मांगेगा? आप मार्कशीट मांगेगा। आपके मार्कशीट देख करके उसको पता चल जाएगा कि लड़का क्या है। जैसे फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अगर फर्स्ट डिवीजन है तो आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं है तो नहीं भर सकते। दैट मीन्स कि आपके रिपोर्ट कार्ड ही लास्ट में सब कुछ है। तो एक बिजनेस का सारी चीजें, एवरीथिंग क्या है, वो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एक फाइनल अकाउंट होता है। और दूसरी चीजें हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये समझ लो कि बिजनेस का एक तरह का क्या है, रिपोर्ट कार्ड है। किसी भी बिजनेस का, कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उस संस्था में वो संस्था ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए उसका क्या देखना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड देखने से पता चल जाता है कि वो कंपनी बेटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका शेयर हम खरीदें या नहीं खरीदें। तो मैनुअल अकाउंटिंग में जो कॉमर्स होता है उसमें ये सब सारी चीजें हमें क्या करना होता है? जानना पड़ता है। अब एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे। गेन और प्रॉफिट एक ही होता है। हाँ, गेन का मतलब भी प्राप्त मिलना, और प्रॉफिट मतलब भी वही लाभ होगा। एक पॉइंट तो डिस्कस कर ही चुके थे हम लोग। नेक्स्ट अब जानना है कुछ चैप्टर्स है। अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें या अकाउंट्स का, तो पूरे अकाउंट्स को कुछ चैप्टर में आप बांट सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आपको पहला चैप्टर में क्या जानना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हमें जानना होगा। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, कुछ टर्म्स है, या ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि टर्म्स रिलेटेड चैप्टर नंबर 1। दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर जो शुरू होता है कहीं से भी, वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हम लोग अकाउंट्स क्या है उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स जानते हैं। जैसे सपोज करो आप पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, अभी आपसे कोई पूछता है पार्लियामेंट क्या होता है, एमपी क्या है, एमएलए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, इसका मतलब कि आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े। दैट मीन्स कि अगर ये सब टर्म को जानना होगा कि एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट क्या है, विधानसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये सारी चीजों को जानना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? पॉलिटिकल साइंस। उसी तरह से जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट अगर वो जानना चाहता है कि हीट क्या होता है, साउंड क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, दैट मीन्स ये सब टर्म को जानना होगा तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है? फिजिक्स पढ़ना होता है। दैट मीन्स नॉलेज इज हिडन इन वर्ड्स। जो ज्ञान है वो किसमें छुपा हुआ है? शब्दों में छुपा होता है। जितने ज्यादा शब्दों का नॉलेज होगा, जितने ज्यादा टर्म्स का नॉलेज होगा, उतना ही ज्यादा उस सब्जेक्ट पे हमारा क्या होगा? पकड़ होगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को हमें क्या करना होगा? जानना होगा। दैट मीन्स कि जो ज्ञान है वो शब्दों में ही क्या होता है? छुपा होता है। दैट मीन्स नॉलेज इज हिडन इन वर्ड्स। ज्ञान किसमें छुपा हुआ है? शब्दों में। जैसे एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं,
वो क्या बोलते हैं, वो भी तो इंसान है, हम लोग भी इंसान है, बट ये शब्द ही हमें अच्छा बनाता है और ये शब्द ही हमें क्या होता है, खराब बनाता है। अगर आप एक शब्द किसी के सामने बोलते हैं, अगर अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स वो आपको अप्रिशिएट करता है, वो आपको अच्छा समझता है। अगर यही शब्द हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको क्या करता है, बुरा करता है। दैट मीन्स शब्द ही हमें अच्छा भी बनाता है और शब्द ही क्या करता है, बुरा भी बनाता है। दैट सो दैट कि नॉलेज जो ज्ञान है वो किस में छुपा हुआ है, शब्दों में छुपा हुआ है। तो अब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे शब्द, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो टर्म्स रिलेटेड विद अकाउंट्स, अकाउंट्स से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें क्या करना होता है, जानना होता है। लाइक फर्स्ट टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पहले भी डिस्कस कर चुके हो, व्हाट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, लेखांकन क्या है, ये टर्म्स हम लोग पहले भी जाने थे। दूसरा पॉइंट, ब्रांचेज भी समझ सकते हैं, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का ब्रांच होता है। जैसे सपोज करो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, तब बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसका अलग अलग ब्रांच है, जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो ब्रांच है। उसी तरह से हिस्ट्री होता है, तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री का मतलब हर सब्जेक्ट लाइक दिस, अकाउंटेंसी का भी क्या है, बहुत सारे ब्रांच है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग होता है और टैक्स अकाउंटिंग होता है, बहुत सारे अकाउंटिंग है। लेकिन हम लोग जो पढ़ना है 11th के कॉमर्स में या टैली से रिलेटेड, वो कौन सा अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग आप पढ़ सकते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। सेकंड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा क्या हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। थर्ड इज फिनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड वन इज फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या है, टैक्स अकाउंटिंग। अगर अकॉर्डिंग टू कॉमर्स की बात करें, जो 11th क्लास में कॉमर्स का बच्चा होता है, स्टूडेंट्स होता है, उसको कौन सा अकाउंटिंग पढ़ना होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना होता है और थोड़ा सा किसका नॉलेज रख सकते हैं, टैक्स अकाउंट। अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, वहां भी हमें क्या समझना होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही समझना होता है और क्या समझना होता है, टैक्स अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट जो होता है वो बीकॉम वगैरह में पढ़ना रहता है जब आगे जाते हैं। ऐसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में मैं दे देता हूँ। जैसे सपोज करो कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं मार्केट में, जैसे एक पेन खरीदते हैं, अगर सेलो का पेन खरीदते हैं तो उसको बनाने में कोई ना कोई कुछ कॉस्ट लगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग करने। तो अगर एक कंपनी जब एक पेन बनाती है तो उसको मान लो कि बनाने में लागत कितना लगा, 3 रुपया लगा। अब वो कंपनी एक पेन 3 रुपया में बनाया, उसका जो रॉ मटेरियल्स लिया उसका कॉस्ट कितना लगा, 3 रुपया। तो क्या जितना में वो बनाया उतना ही में वो कस्टमर को बेचेगा, नहीं बेचेगा। दैट मीन्स हर प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, उस पर कितना कच्चा माल, दूसरी कंपनी अगर उसी तरह का कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उससे ज्यादा रेट भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब डिसाइड वगैरह करने का काम किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाया जाता है। तो मान लो एक कंपनी 1 लाख पेन बना दिया, एक पेन को बनाने में 3 रुपया लगा। अब 1 लाख पेन बनाया तो 3 लाख रुपया खर्च हो गया, हो ना। अब वो 1 लाख पेन क्या एक ही कस्टमर या एक ही कंपनी उससे खरीदेगा, सेलो का। अब वो पूरे इंडिया में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करता है, होलसेलर को बेचता है। तो किसी को 5000, किसी को 2000, किसी को 10000 ऐसे करके पेन बेचता है। तो हर प्रोडक्ट पे एक एमआरपी लिखा रहता है। आप मेडिकल में भी कोई जैसे सामान, दवाई वगैरह खरीदते हैं, मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं या टीवी खरीदते हैं या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस पर हर प्रोडक्ट पे एक एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब एमआरपी बनाने में लगा 3 रुपया और इस पे एमआरपी सेट कर दिया गया 10 रुपया। एमआरपी कितना हो गया, मतलब बना। दैट मीन्स कि एमआरपी अगर एक दुकान से, एक शॉप से हम जब सामान खरीदने जाते हैं और अगर उस पर एमआरपी 10 रुपया लिखा हुआ है पेन पे, और अगर वो शॉपकीपर हमसे कहेगा कि नहीं 11 रुपया दीजिए, तो क्या आप लेंगे? दैट मीन्स आप उसको बोल सकते हैं कि एमआरपी इसका कितना है, 10 रुपया ही है, 10 रुपया से ज्यादा क्यों ले रहे हैं। दैट मीन्स कि एक कंपनी, गवर्नमेंट, ये सब मिल करके उस प्रोडक्ट पे क्या किया जाता है, एमआरपी सेट किया जाता है और उस एमआरपी से ज्यादा रेट पे आप किसी प्रोडक्ट को नहीं दे।
तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका कॉस्ट डिसाइड करने का, उसकी क्वालिटी डिसाइड करने का, ये सब किसका काम होता है? कॉस्ट अकाउंट। अब जब 1 लाख पेन बन गया तो उसको सेल कराना होगा कि ये कैसे मार्केट में सेल होगा, कहाँ कहाँ सेल करना, तो वो सब देख रेख करने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। पूरे ऑफिस को कंट्रोल करना, ऑफिस में कैसे सेल होगा, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा गया, कहाँ सेल किया गया, कहाँ से परचेज किया गया, ये सब देख रेख करने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है कि दैट मीन्स कि पूरा जो 1 साल या 1 महीने में आपने कितने 1 लाख पेन बनाया तो 3 लाख रुपया लगा, उस पे एक्सपेंसेस खर्च हुआ आपका, ये सभी चीजों का हिसाब किताब बुक्स पे लिखने के, अकाउंट्स लिखने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब वित्तीय लेखांकन बोला जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर होता है गवर्नमेंट का, इंडिया में जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक क्लोजिंग होता है? 31 मार्च तक। तो डेट मीन्स 1 अप्रैल ओपनिंग कहलाता है और 31 मार्च हमारा क्या होता है? क्लोजिंग होता है। तो इस 1 साल के ड्यूरेशन में आपने कितना टोटल परचेज किया, कितना आपने सेल किया, कितना आपने एक्सपेंसेस किया, कितना इनकम हुआ, ये सारी चीजों का हिसाब किताब रखना होता है। तो हमें कौन सा अकाउंटिंग पढ़ना होता है? फाइनेंशियल अकाउंट। तो हम लोग 11th के कॉमर्स में जो हमें पढ़ना है अकाउंटेंसी, वो कौन सा अकाउंटिंग पढ़ना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। और जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है, मतलब उस पर टैक्स लगता है। अगर कोई आप पहले तो टैक्स वैट चलता था, सेल टैक्स वगैरह चलता था, टैक्स क्या होता है वो जानना होगा। अभी जो हम लोग टैक्स यूज करते हैं, कौन सा टैक्स चलता है? जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स क्या होता है, गुड्स टैक्स क्या होता है? पहले बैट चलता था, अब बैट वगैरह सर्विस टैक्स सब हट गया, सेल टैक्स वगैरह अभी जो हम लोग सब जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर 4000 का प्रोडक्ट है तो उस पर हमें 4%, 5%, 10% क्या लगता है? टैक्स देना। तो टैक्स इंक्लूड, तो टैक्स क्या होता है वो भी जानना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्या है, उसका कौन कौन ब्रांच होता है। तो ब्रांचेज और भी बहुत सारे हैं, बट हमें मुख्य रूप से कौन सा ब्रांच पढ़ना है? फाइनेंशियल एंड टैक्स अकाउंटिंग पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग समझ सकते हैं कि बिजनेस क्या है, बिजनेस को डिफाइन करना, बिजनेस को एक्सप्लेन करना, उसको मीनिंग को समझना, उसके ऑब्जेक्टिव को समझना कि बिजनेस करने का मुख्य ऑब्जेक्टिव, मुख्य लक्ष्य क्या होता है, उसका मेन गोल क्या है, मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का। तो बिजनेस एक प्रकार का क्या है? ट्रांजैक्शन है, लेन देन होता है। बिजनेस उस एक्टिविटीज को कहते हैं जहां की हम कहीं से प्रॉफिट हमको मिलता है। तो जिस चीज को हम करते हैं और उससे हमें प्रॉफिट मिलता है, दैट इज नोन एज बिजनेस। बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बिजनेस बड़ा भी हो सकता है। इट मे बी स्मॉल, आप कोई 5000 रुपया लगा के भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसका भी लक्ष्य वही है कि हमें प्रॉफिट हो। अगर कोई 5 करोड़ भी बिजनेस में लगाता है तो उसका भी लक्ष्य क्या है? वही। और तो बिजनेस इज ए काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, बिजनेस एक प्रकार का क्या है? लेन देन है। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? लेन देन होता है। और वो मनी के टर्म में हमें क्या होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे आप जितने भी इंडिया में बिजनेस है उसको आप अलग अलग कैटेगरी, बहुत तरह का बिजनेस होता है, ठीक है। जो कोई लिमिटेड कंपनी होता है, कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी होता है, कोई एनजीओ होता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत सारी बिजनेस है। तो किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो करता है उसकी एक्टिविटी जहां की प्रॉफिट गेन करना है, दैट इज नोन एज। अब बिजनेस को हम 2 कैटेगरी में बांट के चलेंगे। एक जहां पे सर्विसेज दिया जाता है, एक क्या दिया जाता है? सर्विस। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई प्रोडक्ट आपको नहीं सेल कर रहा, जैसे कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, वहां आपको क्या दिया जा रहा है? सर्विस दिया जा रहा है। कोई ट्रेवल एजेंसी है तो ट्रेवल एजेंसी कोई सामान नहीं बेचता है, वो क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। आपको मान लो आगरा जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई, आप एक और कुछ ठीक करते हैं, उसका 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपने बुक करवाया, बोला कि आपको कौन, तो आपको वो आगरा पहुंचा रहा है, तो उसका क्या करता है? उसने आपको पहुंचा दिया और आपसे क्या लिया? वो पैसा लेता है। दैट मीन्स वो क्या दे रहा है? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और एक कंपनी जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में जाते हैं, कोई मेडिकल दुकान में जाते हैं कि आपने पैसा दिया, एक टीवी खरीदा, तो एक बिजनेस हो गया जहां पे सामान खरीदा और बेचा जाता है, और एक बिजनेस हो गया जहां पे सर्विसेज दिया जा रहा है। तो सर्विस प्रोवाइड करने वाला बिजनेस एक बना लीजिए, और एक जहां पे गुड्स को क्या किया जाता है? परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है।
तो बिजनेस क्या है, इसको डिफाइन करना, इसको मीनिंग को समझना, इसका गोल क्या है, इसकी मेन लक्ष्य क्या है, इसका मोटिव क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन करना। कितने तरह का बिजनेस होता है उसको भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी बिजनेस में, चाहे कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेसमैन एक ही काम कर रहा है, दैट इज वो क्या करता है, ट्रांजैक्शन, लेन देन कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए वो मनी के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या है वो समझना होगा, कितने तरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है वो समझना है। नेक्स्ट वन, कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। जैसे बिजनेस करने के लिए जो आप पैसा लगाते हैं, जो एसेट्स लगाते हैं, वो ऑल दीज आर नोन एज क्या कहलाएगा, कैपिटल क्या है। नेक्स्ट वन इज एसेट, इज कितना संपत्ति, एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति। अब संपत्ति एसेट क्या है, कितने तरह का होता है। नेक्स्ट वन, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, इनकम, नेक्स्ट वन इज गुड्स। गुड्स को क्या करते हैं हम लोग, परचेज करते हैं, फिर गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या है, प्रीपेड क्या होता है। तो ऑल दीज आर द टर्म्स रिलेटेड विद अकाउंट। दैट मीन्स कि अगर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो उससे अकाउंटिंग में ये सब रिलेटेड टर्म्स हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जानना पड़ता है। दैट मीन्स अकाउंटेंसी क्या है, उसका कौन कौन सा ब्रांच है, हमें कौन सा अकाउंटिंग पढ़ना है, बिजनेस क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, कैपिटल क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, गुड्स क्या है, गुड्स को परचेज किए फिर सेल हुआ, अब परचेज किए 4000 में कोई सामान, उसको आपने 5000 में बेचा, तो दैट मींस 1000 आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। आउटस्टैंडिंग क्या कहलाता है, प्रीपेड क्या कहलाता है, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स। क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या है, क्रेडिट को 2 से लिखा जाता है या सीआर से लिखा जाता है। डेबिट क्या है, डेबिट मतलब डीआर या वाई। क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या है। तो ऑल दीज आर द, ये सब बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें क्या करना पड़ता है अकाउंट्स में जानना होता है। तो फर्स्ट चैप्टर, चाहे आप सपोज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कॉमर्स का स्टूडेंट है, या यू आर गोइंग टू लर्न टैली, या तो आप कोई सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, या आइदर यू आर ए स्टूडेंट्स, या आप 11th क्लास में कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपको जानना होता है थ्योरेटिकली, तो किसका कांसेप्ट लेना होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। दैट मींस अकाउंटेंसी क्या है, ये सब। और इसी सब सारी शब्द में, टर्म्स में क्या किया हुआ है, अकाउंट छुपा हुआ है। तो नॉलेज जो छुपा हुआ है वो इन सब टर्म्स में ही अकाउंट्स का क्या किया हुआ है, छुपा हुआ है। अब वन बाय वन एक एक करके वी हैव टू डिस्कस। अकाउंटेंसी तो पहले भी बता दिया था कि अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द वर्क रिलेटेड विद बिजनेस। एक बिजनेस से रिलेटेड जो भी वर्क आप कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, उसको स्टडी करने के लिए जिस सब्जेक्ट की जरूरत होता है वो कौन सा सब्जेक्ट है, इसके ब्रांचेस के बारे में समझना, हम लोग को फाइनेंशियल और टैक्स के बारे में जानना है। ठीक है, एक एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूं। सपोज करो एक कंपनी पेन बनाती है, एक सेलो नाम की कंपनी है, एक पेन बनाया, ठीक है। तो इसका पेन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक पेन बनाता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या लगा, कितना उसका कॉस्ट है। कैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट कंपनी का आता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि एक पेन बनाया, एक पेन बनाने में उसका कॉस्ट जो लगा
वो 3 रुपीज। कितना रुपया लग गया? 3 रुपया। दैट मीन्स कि एक कंपनी जब पेन बनाने लगा तो उसको पेन बनाने में जो कच्चा माल लगा, रॉ मटेरियल्स लगा, वो कितने रुपए का लगा? 3 रुपए का। अब ये 1 लाख पेन बना दिया इस तरह से कंपनी। अब ये मैन्युफैक्चर कंपनी किसको देगा? डीलर वगैरह को देता है, बहुत सारे डीलर को देगा। और इस प्रोडक्ट पे, एक पेन पे फिर क्या सेट करता है वो? एमआरपी। कॉस्ट कितना लगा है? 3 रुपया। तो क्या ये कंपनी 3 रुपया में ही कस्टमर को या डीलर को देगा? तो उसको क्या प्रॉफिट होगा? दैट मीन्स इस पर एमआरपी होता है। एमआरपी दैट मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अभी एमआरपी कितना सेट हो गया? तो एक पेन पर एमआरपी सेट हो गया ₹10। कितना हो गया? 10 रुपया। मतलब कॉस्ट कितना लगा था? बनाने में 3 रुपया, लेकिन एमआरपी क्या हो गया? 10 रुपीज। मतलब 10 रुपीज से ज्यादा कोई भी व्यक्ति, ना तो कंपनी या कोई डीलर अब इसको कस्टमर को नहीं बेच सकता। अब ये कंपनी का जो सेल्समैन होगा, इस कंपनी का सेल्समैन होगा, वो जाएगा डीलर के पास। डीलर के पास जाकर के क्या बोलता है? सपोज सेलो की जो कंपनी होगा, उस कंपनी का जो सेल्समैन होगा वो डीलर के पास जाएगा। वो बोलेगा देखो एक पेन है, दिस इज अ पेन, और इसका एमआरपी कितना है? 10 रुपीज। एमआरपी कितना है? क्योंकि उसको एमआरपी से ही मतलब होता है सेल्समैन। तो अब ये डीलर के पास, होलसेलर के पास जाएगा तो उसको बोलेगा कि देखो इसका 10 रुपीज है, अब इस पे चलो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दे दूंगा। कितना है? 50%। तो डीलर के पास जाके बोलता है कि 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। जो एमआरपी है उस पर आपको कितना परसेंट मिलेगा? 50% डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स पेन की एमआरपी कितना था? 10 रुपीज। तो इसका मतलब कि डीलर को एक पेन कितना में मिलेगा? 5 रुपीज। डीलर को एक पेन कितना में मिल गया? 5 रुपया। तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस? प्रॉफिट हुआ। एक पेन पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 रुपया कॉस्ट लगा था, डीलर को 5 रुपया में बेचा, तो दैट मीन्स कि कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपया। मीन्स 50% डिस्काउंट देने के बाद भी कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो ही रहा है। आप मॉल में जाते हैं तो देखा होगा कि कपड़ा, क्लॉथ वगैरह खरीदते हैं। अब क्लॉथ है 500 का और उस पर लिख देता है एमआरपी कितना? 4000, 2000 लिखा हुआ है। आप कहीं भी जाते हैं लिखा रहता है मॉल के सामने फ्लैट 40% डिस्काउंट, फ्लैट 50% डिस्काउंट रहता ना। लोगों को लग रहा है क्या कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे, तो वो डिस्काउंट क्या होता है? एमआरपी हाई रखा जाता है। तो एमआरपी जब ज्यादा कर देगा तो अगर आपको डिस्काउंट देगा भी तो आप उस कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही हो रहा है। अब ये डीलर को भी, अभी डीलर को कितने रुपया में मिला एक पेन? कंपनी बनाया था कितने रुपया में? 3 रुपया। उसने 50% डिस्काउंट पे डीलर को दे दिया, 1 लाख पेन उसको बेच दिया मान लो। तो उसको कंपनी को तब भी एक पेन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपये। अब ये डीलर किसको देता है? रिटेलर वगैरह को, जो छोटा छोटा दुकानदार है। अब डीलर का जो सेल्समैन है वो रिटेलर, जो गलियों में दुकानें खुला हुआ है, शॉप्स है, उसके पास आता है। अब ये रिटेलर के पास आएगा। अब रिटेलर के पास इसका सेल्समैन जाएगा, बोलेगा देखो 10 रुपीज का पेन है, इस पे मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। जो एमआरपी है उस पे कितना परसेंट डिस्काउंट पे आपको देंगे? 30% डिस्काउंट पे देंगे। दैट मीन्स कि पेन कितने का था? 10 रुपीज का, और उस पर 30% 3 रुपीज हो गया। दैट मीन्स रिटेलर को एक पेन कितना में मिला? 7 रुपीज। एक पेन कितना में मिला? इसको 7 रुपीज में पड़ेगा। इसको कितना में मिला रिटेलर को? 7। तो डीलर को कितना खरीदा? कंपनी से कितने में खरीदा था? 5 रुपया। रिटेलर को कितने में बेच रहा है? 7 रुपया। दैट मीन्स इसको भी प्रॉफिट हो गया। तो इसका भी कितना हो गया? 2 रुपीज प्रॉफिट हो गया। अब ये रिटेलर किसको देगा? हम सब कस्टमर। तो अब ये रिटेलर किसको देता है? कस्टमर को देगा। आप खरीदने गए तो क्या कस्टमर को कोई डिस्काउंट पेन पे मिलता है? दैट मीन्स नो डिस्काउंट।
कस्टमर को क्या मिलेगा, कोई डिस्काउंट आपको नहीं दिया, या 10% डिस्काउंट दे भी सकता है या 20%, तब भी उसको प्रॉफिट होगा। तो अब कस्टमर को एक पेन कितना में मिल गया, 10 रुपीज। एक पेन कितना मिला, 10 रुपीज। दैट मीन्स इसको भी प्रॉफिट हो गया, 7 में खरीदा था, 10 में कस्टमर को बेचा, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपया। दैट मीन्स कंपनी जब पेन बनाती है या कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है उस पे पे सोचो, ये पेन बना 3 रुपया का, कस्टमर के पास आते आते कितना रुपया हो गया, 10 रुपीज। और इसी में सबका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है, डीलर होलसेलर को भी प्रॉफिट हो रहा है, रिटेलर को भी हो रहा है, सबको, कस्टमर को नहीं। दैट मीन्स कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपनी बनाती है, तो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है उससे 2-3 गुना ज्यादा क्या होता है, एमआरपी होता है। आप टीवी ही खरीदोगे तो टीवी खरीदेंगे आप 25,000 का, मालूम होगा कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5-7 हजार रुपया है आपके, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कराता है उस टीवी का, तो जो एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन डिजिटली एडवर्टीजमेंट कराता है, पेपर में एडवर्टीजमेंट, तो ये सब प्रचार पे जो खर्चे होते हैं वो कौन जोड़ता है, कहाँ से देगा, डीलर को भी बेनिफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, रिटेलर को भी प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये सब का प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है। गवर्नमेंट को भी, अब इसमें टैक्स भी लागू जो ऐड होगा तो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो दैट मींस ये सभी का प्रॉफिट किसमें जुड़ा होता है, इसी पे ना। तो ये हम जो भी प्रोडक्ट बनता है हमारे पास आते आते कस्टमर के पास उसके क्या हो जाता है, तो ये सब कॉस्ट डिसाइड वगैरह करने का काम तो कॉस्ट मैनेजमेंट का हो गया, इसको सेल उल करवाने का काम किसका हो गया, मैनेजमेंट का। और अब मान लो कि 1 लाख सेलो पे कंपनी ने कितना बना दिया, सेलो ने 1 लाख पेन बनाया, कितना पेन बनाया था, 1 लाख। एक पेन पे कितना कॉस्ट था, 1 लाख पेन बनाया, 1 कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना था, 3 रुपीज, तो 1 लाख पेन का कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया। 1 लाख पेन का कितना हो गया, 3 लाख हो गया ना। अब एक कंपनी बेचा कितना में था, 5 रुपीज में, तो अब 1 लाख पेन अगर उसने बेचा तो 5 लाख में उसका बिका, तो ये 2 लाख उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। आपने 1 लाख पेन इस कंपनी ने बनाया, एक पेन का कॉस्ट कितना था उसका, 3 रुपया, 1 लाख पेन बनाया तो उसको कॉस्ट लागत कितना लगा टोटल, 3 लाख रुपया। अब ये डीलर को सेल किया था, तो जब सेल किया था तो कितना था उसके पास, 3 लाख। अब ये सेल किया, ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया। अब सेल किया तो एक पेन कितने में बेचा था, 5 रुपीज है ना, तो 1 लाख पेन पे कितना हो गया, 5 लाख। 1 लाख पेन जब सेल किया तो इस पे कितना हो गया, 5 लाख, 5 लाख रुपया उसको मिला। तो दैट मीन्स उसका खर्च हुआ था कितना, 3 लाख, और उसको सेल किया था कितना हुआ, 5 लाख, तो प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब जीपी। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, जैसे 5 लाख आपने इधर किया और इधर 3 लाख था, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 2 लाख। लेकिन ये 2 लाख आपका नहीं हुआ। अब ये पेन जो बिका 1 लाख पेन, तो ये ऐसा नहीं है कि आज बना और आज ही बिक गया, इसको सेल होने में 6 महीना 3 महीना लग गया, साल भर लग गया, तो इसमें एक्सपेंसेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट निकाला जाता है नेट प्रॉफिट। क्या निकालते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ दैट मींस एक्सपेंसेस, उस पर खर्चा हुआ। एक्सपेंसेस का मतलब रेंट देना, सैलरी देना, जो भी एम्प्लॉय वगैरह होगा, इलेक्ट्रिक देना, ये सब खर्चा भी तो होगा। तो आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था कितना हुआ था, अब 2 लाख मान लो कि पूरा 1 साल में प्रॉफिट हुआ, कि 1 साल में आपके प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख। तो 1 साल का किराया, आपके 1 साल में अगर आपका पेन बिका तो 1 साल का किराया देंगे, 1 साल की सैलरी देंगे, 1 साल का इलेक्ट्रिक, बहुत सारे एक्सपेंसेस होगा। तो मान लो कि आपका 1.5 लाख रुपया आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 2 लाख, और माइनस मान लो 1.5 लाख। एक्सपेंसेस कितना हो गया टोटल, 1.5 लाख। तो इसका मतलब आपकी प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000।
दैट मीन्स आपकी नेट प्रॉफिट कितना हुआ 50,000। तो ये सब को कितना प्रॉफिट हुआ, सब अकाउंट्स ये सब का हिसाब किताब रखना है तो हमें कौन सा अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग। हम लोग जो तो ये सब हिसाब किताब, अब मान लो कि ये कंपनी सेलो ने एक डीलर को तो 1 लाख पेन नहीं बेचा होगा, पूरे इंडिया में 50 गो डीलर होगा, तो डीलर को बेचा होगा तो डीलर तुरंत पैसा भी नहीं देता है। किस किस डीलर को हमने सेल किया है, किसको कितना सामान दिया, सब हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि नहीं। कितना पैसा कौन डीलर ने दे दिया, कब दिया, किस डेट को दिया, कितना का सेल किया हमने, तो ये सारे हिसाब किताब रखने का काम किसका होता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। इट्स क्लियर। तो फिर से थोड़ा सा और समझ लो कि कोई भी प्रोडक्ट जब कोई कंपनी बनाती है तो उसको प्रोडक्ट बनाने में उसके क्वालिटी का ध्यान रखना होता है, उसके कॉस्ट का ध्यान रखना, ये कौन काम करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। और जब कंपनी पेन बना देती है या कोई प्रोडक्ट बना देती है तो उसको सेल करवाने का काम, उसका पूरा ऑफिस का मैनेजमेंट देख रेख करने का काम किसका हो गया, मैनेजमेंट का। और एक कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो किस तरह से वो आता है, एमआरपी कॉस्ट उसका कुछ और होता है प्रोडक्ट का, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये सब जोड़ा हुआ रहता है, और ये सब जोड़ करके फिर क्या सेट किया जाता है, एमआरपी कि कॉस्ट इतना है, इसी में उसका एडवर्टीजमेंट का खर्च, ये सब सारी चीजें जुड़ा हुआ रह सकता है, और उस पर एमआरपी कितना हुआ, और फिर डीलर का कॉस्ट, इसके कॉस्ट, फिर लास्ट में कस्टमर का। तो ये तो एक कंपनी कितना पेन बनाया था, 1 लाख, एक पेन का कॉस्ट कितना था, तो टोटल उसका कॉस्ट कितना लग गया। अभी 1 लाख पेन एक दिन में तो नहीं बिक जाएगा, ये 1 लाख पेन पूरे इंडिया में अलग अलग डीलर को दिया गया, सेल किया गया, अलग अलग डीलर को, 50 को डीलर को आपने सेल किया, किसी को 5,000, किसी को 10,000, ठीक है। तो ये डीलर को जब आपने एक पेन कितना में सेल किया, आप किसी को कम रेट पे भी सेल किया, किसी को 50% डिस्काउंट पे भी हो सकता है, किसी को 40% डिस्काउंट भी दे सकते हैं, किसी को 60% डिस्काउंट पे भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये एक पेन पे सेल कितना हुआ था, 5 रुपीज, तो टोटल सेल कितना का हो गया। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला और भी होता है जो हम लोग आगे समझेंगे, अभी एक शॉर्ट में एक एग्जांपल देके समझाया कि कैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये सब हिसाब किताब एक रिकॉर्ड करके एक रजिस्टर पे क्या करना होगा, लिखना होगा, और ये लिखने के लिए हमें कौन सा अकाउंटिंग पढ़ना होता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा ऊपर वाला भी लिख देते हैं, अच्छा यहाँ से लिख लीजिए, वो यूट्यूब में रहेगा, यहाँ से लिख